बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यू सेशन और मैं हूँ उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इंतहाई अहम मौजू पर हम बात करने वाले हैं और वो मौजू है जी मिडल ईस्ट में जंगी सूरत हाल, जिसे मुसलसल पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये जो जंग का ऊँट है ये किसी करवट बैठ जाए। मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें होती रहीं कि दूसरा दौर भी जल्द से जल्द मुनक़िद हो जाए, दोनों फरीक़ैन आमने सामने बैठ जाएं और कुछ ले दे की पॉलिसी अपना कर जो है वो मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जाए और मुकम्मल तौर पर जंग बंदी करती जाए, बल्कि मुआहदे तक पहुंचा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमने देखा कि हफ्ते के रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि जल्द मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने वाला है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं भी पाकिस्तान चला जाऊं। फिर मंडे के रोज़ उन्होंने कहा कि जेडी वेंस का तैयारा जो है वो बस उड़ान भरने के लिए तैयार है, चंद घंटों में वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। फिर हमने सुना कि मंगल के रोज़ जेडी वेंस आ रहे हैं और इस सारी सूरत हाल के दौरान मुसलसल ईरान की जानिब से यही पैगाम आता रहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका की जानिब से जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की जाती रही है। जब ईरान की जानिब से ये तमाम मामला होते रहे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ये राय सामने आई कि ईरान जब पहला दौर था मुज़ाकरात का उस वक्त भी इसी तरह कह रहा था कि हम मुज़ाकरात नहीं करने वाले, लेकिन ऐन मौके पर जब अमेरिका पहुँच गया तो ईरान का वफ्द भी पाकिस्तान पहुँच गया था। इस बार भी यही उम्मीद जाहिर की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके अक्स हुआ। मंगल और बुध यानी आज और गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसे दिन थे जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात की टेबल सजने जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप सहाफ़ियों से बात कर रहे थे फ़ोन पर और बाकायदा उनको स्कूप दे रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, आप लोग वहीं पे ठहरे। यानी इस तरह की खबरें भी हमने सुनी। लेकिन उसके बाद एकदम से ईरानी वफ़द तो मुसलसल कह रहा था कि हम नहीं आ रहे। फिर आज वाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तौर पर यह खबर सामने आती है कि जेडी वेंस भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, यानी कि अभी जो दोनों फरीकैन के दरमियान खलीज है वो बरकरार है। दोनों फरीकैन के दरमियान अभी जो खला है वो बरकरार है और इसमें तमाम के तमाम मामले में सबसे ज़्यादा जो मसला ख़राब है वो है जी ट्रस्ट डेफिसिट है। दोनों फरीकैन बल्कि ईरान की जानिब से अमेरिका पर अभी तक यकीन नहीं किया जा रहा और ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अपने ज़ोर बाजू पर आबनाए हुर्मुज़ भी खुलवा लेंगे और अमेरिका की जानिब से अगर जंग हम पे दोबारा मुसल्लत की गई तो हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहला जो जंगबंदी मुआहदा हुआ था वो 8 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ था, 2 हफ्तों तक के लिए वो जारी रहा और 21 से 22 अप्रैल की दरमियानी शब वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जंगबंदी का मुआहदा दोबारा ऐलान कर दिया गया कि जंगबंदी जारी रहेगी, लेकिन कब तक जारी रहेगी ये तारीख नहीं दी गई। और ईरान की जानिब से फिर इसका भी ये जवाब दिया गया कि हम इस जंगबंदी को नहीं मानते। ईरान डटा खड़ा है। ऐसी कौन सी पावर है ईरान के पास, ईरान अपनी कौन सी शराइत मनवाना चाहता है, कौन सी तजावीज़ मनवाना चाहता है कि वो इस वक्त भी सुपर पावर के आगे डट कर खड़ा है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा हैं, माहिर हैं आप इंटरनेशनल अफेयर्स की, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ईरान क्या मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा? अगर मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे तो फिर इस जंग का, इस मामले का क्या हल हो सकता है? थैंक यू वेरी मच सिद्रा फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो। देखिए, अभी ये जो निगोसिएशंस है ना और ये जो एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म की दो डिस्प्यूटेंट्स के दरमियान है। सही। हमें ये सब समझने की ज़रूरत है कि एक साइड पर जो है वो अमेरिका है विच इज़ द ग्रेट पावर और दूसरी साइड पे जो है वो ईरान है। नाउ अगर हम इस वॉर क्लोजली मॉनिटर करें और हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं तो उसके मुताबिक जो है वो ईरान इज़ ऑन द विनिंग साइड। आई सही। मीन जो अमेरिकन और ऑब्जेक्टिव्स थे वो अमेरिकन उस तरह से अचीव नहीं कर पाए हैं। क्योंकि इस तरह लगता है कि अमेरिकन्स वर लैकिंग एनी स्ट्रैटेजी। उनको लग रहा था कि वेनेजुएला वाला मॉडल वो अप्लाई करेंगे और वो वेनेजुएला अप्लाई करके ईरान को वो बाउ डाउन कर देंगे, तो वो तो हुआ नहीं। तो एक लैक ऑफ स्ट्रैटेजी नजर आती है अमेरिका के एंड पे। सही। नाउ यू क्वेश्चन दैट कि क्या ईरान मुज़ाकरात पे आएगा या नहीं आएगा। देखिए, नेवल ब्लॉकेड ड्यूरिंग दिस टॉक ऑफ निगोसिएशन के होने वाली हैं, अमेरिकन ने लगा दिया। और अमेरिकन्स जो हैं, ये नेवल ब्लॉकेड जो होता है ये एक्ट ऑफ वॉर होता है। सही। तो ड्यूरिंग
नेगोशिएशन जब आप नेवल ब्लॉकेट लगा देंगे तो यू एक्सपेक्ट द अदर साइड हु इज हैविंग द अपर हैंड, तो वो जाहिर है कि आपके टर्म्स पे फिर उस तरह से नहीं आएगा। और जैसे अभी आप अपने इंट्रोडक्शन में बता रही थी कि एक ऑलरेडी एक ट्रस्ट डेफिसिट पहले से प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत बारी जो है वो ड्यूरिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस जो है इस तरह की हरकतें जो है वो की हैं। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी, और फ्रॉम द डे वन वो कह रहे थे कि हमें बहुत मिसट्रस्ट है, लेकिन हम फिर भी डिप्लोमेसी को जो है वो चांस देना चाह रहे हैं। नाउ अमेरिका जो है वो एक जो ट्रम्प साहब हैं वो एक फेवरेबल डील चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म फेवरेबल डील वो ऐसी कुछ ब्रेक थ्रू कर दें जिससे वो दुनिया को भी दिखा दें तो देखें जी हमने बड़ा अचीव कर दिया आउट ऑफ दिस वॉर। और इसी तरह से जो ईरानियंस हैं वो जाहिर है कि उनकी टर्म्स पे उस तरह से नहीं आएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो एक दोनों डिस्प्यूटेंट्स के दरमियान है। लेकिन एक बात समझने की ये है कि डिप्लोमेसी कभी भी कामयाब नहीं होती जब हार्ड लाइन पॉलिसीज दोनों साइड पे अडॉप्ट की जाएं। डिप्लोमेसी हमेशा तब कामयाब होती है जब हार्ड लाइन से निकल करके आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करते हैं। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताइए कि ये जो मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के दरमियान इस वक्त डेडलॉक बरकरार है, ये किस नुक्ते की वजह से है? क्या वो जो अफजुदा यूरेनियम की डिमांड की जा रही है अमेरिका की जानिब से, वो पॉइंट ज़्यादा ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है, या फिर जो दूसरा पॉइंट आबनाए हुर्मस है जिसकी नाकाबंदी अमेरिका की जानिब से कर दी गई है, ईरान कह रहा है कि हम सिक्योरिटी टूल लेंगे वहाँ पर, या फिर वो ज़्यादा बड़ा मसला है? देखिए, आबनाए हुर्मुज़ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर ना, दैट वाज नॉट द कॉज ऑफ द वॉर जो था, जो एक वो दुनिया को बताया अमेरिका ने कि हम जो अटैक कर रहे हैं वो इस बेसिस पे कर रहे हैं, जो रैशनल दिया उन्होंने हम वॉर करने जा रहे हैं, वो दो थे। एक तो रिजीम चेंज था, दूसरा ये था कि हम जो है वो ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसको हम डिसमेंटल कर देंगे। तो जाहिर है कि ये रैशनल तो वो डिफरेंट है। अब जहां तक अभी जो निगोसिएशंस जहाँ पे स्टक अप हुई हैं, जो अभी स्टॉलमेट आया है निगोसिएशंस में डिप्लोमेसी में, वो जाहिर है कि अभी नेवल ब्लॉकेड है। आज भी स्टेटमेंट्स आपने देखी होंगी, जो यूएन के डिप्लोमेट हैं, ईरान के डिप्लोमेट हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी बताया, और इस तरह से डिफरेंट ट्वीट्स भी आए डिफरेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कि निगोसिएशंस आर सब्जेक्ट टू द ओपनिंग ऑफ द नेवल ब्लॉकेड, जो कि अमेरिका ने लगता है। तो अभी जब तक अमेरिका इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाता या फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट नहीं करता, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस पे डेडलॉक है, और इस पे अगर दोनों पार्टीज डिविएट नहीं करेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगी, तो डिप्लोमेसी इज नॉट गोइंग टू विन देन। ठीक, मुझे ये बताइए कि इस वक्त ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन किस फरीक के लिए है? इस वक्त अमेरिका ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है इसराइल की जंग अपने सर लेकर, या फिर ईरान भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है? क्या ये दोनों नेशंस मज़ीद जंग की मुतामिल हो सकती हैं? देखिए, वॉर should not be the option for any of the party ना। ईरानियंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, देयर साइंटिस्ट, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है उनका, तो वॉर तो कभी भी ऑप्शन पे होगा किसी भी स्टेट के लिए, सिमिलरली ईरानियंस के लिए। सही। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैं अभी पहले डिस्कस किया आपके साथ कि दिस वॉर हैज नॉट बीन लाइक, कोई सक्सेस नहीं मिला यूनाइटेड स्टेट्स को इस वॉर के अंदर। वो अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं कर पाए हैं। मेरे ख्याल में दोनों जो पार्टीज हैं उनके लिए वॉर तो बिल्कुल भी नहीं एक ऑप्शन। सही। बाकी आप देखें कि आज भी एक उनकी जो सेनेटर है, अमेरिकन सेनेटर, उनका एक आया है सामने इंटरव्यू, उसके मुताबिक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है। ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज द एट द लोएस्ट ऑफ द टाइम, आई थिंक कोई अराउंड 30% उनकी आ चुकी है। मिड टर्म इलेक्शन उनके होने वाले हैं, डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, रैलीज निकल रही हैं वहां पे, तो वॉर की फेवर में कोई भी नहीं है। आई थिंक कोई 30% लोग जो हैं वो भी वो जो ट्रम्प के साथ हैं वो वॉर की फेवर में। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, और पर्टिकुलरली अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है। सो फॉर ऑल दीज रीजंस, ना तो ये वॉर अमेरिका के इंटरेस्ट में है,
और ना ही ये वॉर जो है वो ईरान के इंटरेस्ट में। और आज मैं और रिपोर्ट्स देख रही थी, तो उसके मुताबिक अमेरिकन का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो स्टॉक्स हैं वो भी कम पड़ रहे हैं, और सही। मजीद स्टॉक्स के लिए उनको काफी ज्यादा टाइम चाहिए है। इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो स्पेंड कर चुके हैं। अमेरिका की इकोनॉमी की सिचुएशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो डिक्लाइन की तरफ जो है, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिका भी बहुत ज्यादा है, हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी तमाम एलाइज ने रिफ्यूज टू बी विद देम इन दिस वॉर। तो बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं अमेरिका के भी इसके अंदर। और ईरानियंस तो ऑफ कोर्स वो तो बीइंग विक्टिमाइज्ड है ना, उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा तबाह हो गया, डॉक्टर सायरा, इकोनॉमी उनकी पहले। डॉक्टर सायरा, ये जितने भी आपने पॉइंट्स बताए हैं कि एक तो अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तकरीबन कोई 70-80 हज़ार लोग हमने देखा कि रोड्स पर निकले हैं, जंग के ख़िलाफ़ एहतजाज किया उन्होंने, और उसमें बड़ी तादाद थी यंगस्टर की, यूनिवर्सिटी के बच्चों की। फिर मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं जो कि यकीनी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के गले की हड्डी बने हुए हैं, ना निकले जा रहे हैं ना उगले जा रहे हैं। फिर तीसरा मामला कि 2 महीने की जंग के बाद हर सूरत प्रेसिडेंट ट्रंप को कांग्रेस से इजाज़त लेना होगी आगे जंग को चलाने के लिए। फिर आगे आपने नेटो की बात कर दी कि जो नेटो के ममालिक हैं उनको तो पहले प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज़गी का इजहार कर चुके हैं कि ये तो सिर्फ कागजी शेर हैं और इनको मैं सज़ा दूंगा जिसने मेरा साथ नहीं दिया। ये तमाम प्रेशर पॉइंट हैं अमेरिका की जानिब से। क्या ईरान स्ट्रेटेजाइज कर रहा है इन तमाम पॉइंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज लेने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप तो मुश्किल में हैं, तकरीबन एक बंद गली में हैं, तो जितनी हो सकता है दबाव डाल के शराइत मनवाई जा सकती हैं? देखिए, मेरे तो ख्याल में दोनों ही इस टाइम पर जो है ना वो एक दूसरे के साथ पिंग पॉन्ग सिचुएशन डेवलप की हुई है उन्होंने, और वो दोनों ही ये चाहते हैं कि वो मैक्सिमम प्रेशराइज करके जो है वो इससे अचीव कर लें। जाहिर है कि ईरानियंस, और वो तो ये भी ईरानियंस की तरफ से तो ये भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो ये समझते हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है और जो अभी ये सिचुएशन डेवलप हुई है कि डिप्लोमेसी होगी, तो ये बेसिकली अमेरिका इज टेकिंग टाइम कि वो एक सरप्राइज अटैक करे। एंड आई थिंक इरानियंस आर राइट। आई आल्सो थिंक दैट यू कैन नेवर नो व्हाट ट्रम्प वुड डू, एंड अमेरिका हैज द हिस्ट्री। तो ये तो दोनों साइड पर है, क्योंकि दोनों साइड को पता है कि एक दूसरे की वीकनेसेस जो हैं वो क्या हैं। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि अमेरिका का अपर हैंड है, ईरान का अपर हैंड है, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने रेजिस्टेंस शो की है। लेकिन आई थिंक ईरानियंस ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट का भी मुजाहिरा किया है। जैसे कि अभी जो शिप अटैक किया यूएस ने ईरानियन की शिप के ऊपर, तो ये जैसे मैंने पहले कहा एक्ट ऑफ वॉर है, लेकिन उस पर हालांकि वायलेशन ऑफ सीज फायर है, लेकिन फिर भी ईरानियंस ने रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया है। दोनों ये भी समझते हैं कि वॉर जो है वो किसी को फ़ायदा नहीं देगी। तो आई थिंक दोनों प्रेशर टैक्टिक्स भी यूटिलाइज करें। एक साइड पे ट्रम्प का जब स्टेटमेंट आता है तो फिर दूसरी साइड पे ईरानियंस का भी आ जाता है, और वो टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो दोनों अपनाए हुए हैं। दोनों ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी देखना है और अमेरिकन ने तो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी देखना है, तो उनको सेटिस्फाई करना, और दे वांट टू शो द स्ट्रेंथ। तो ये आई थिंक, आई डोंट नो, अगर आप हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ें तो उसमें भी ऐसी सिचुएशन थी, और फिर वो एकदम से स्पार्क अप हुई चीज़ें और वॉर हो गई और वर्ल्ड वॉर में चले गए। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लाइट लेना भी इसको कुछ अच्छी बात नहीं है, और आई थिंक एक बहुत ज़रूरत है कि सेंस प्रिवेल करे दोनों पार्टीज़ के दरमियान, और डिप्लोमेसी को, और पाकिस्तान जो एक कोशिश कर रहे हैं मीडिएशन की, उसको सीरियसली ले। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि बिल्कुल भी इस सिचुएशन को लाइट नहीं लेना चाहिए, और जबकि हम देखें कि एक साइड पर प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा बिल्कुल एक अनप्रिडिक्टेबल शख्स हो के जो सुबह को कुछ और कहते हैं, दोपहर कुछ और कहते हैं और शाम को कुछ और ही कर गुजरते हैं, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं बांधी होती। अभी अभी खबरें हमें ये भी मौसूल हो रही हैं कि जो मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ दौर है वो जुमे को होने जा रहा है, एक रोज़ के बाद। कुछ न्यूज़ चैनल जो हैं ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के सालिस का किरदार। वज़ीर आज़म ईरानी सफ़ीर से भी मिले हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक पैगाम भी जारी किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के कहने पर
ईरान पर हमले रोक रखे हैं। पाकिस्तान का किरदार कितना मजबूत है, क्या देख रही हैं इस सारी सिचुएशन में? देखिए, दुनिया को और इन दोनों स्टेट्स को और गल्फ को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत थैंकफुल होना चाहिए पाकिस्तान का। हम्म। पाकिस्तान एक की मिडिल पावर के तौर पे बनकर उभरा है, सही। जिस पे इरानियंस का भी ट्रस्ट है और जिस पे अमेरिकन्स का भी ट्रस्ट है। और ऑफ कोर्स हम्म। पाकिस्तान के अपने स्टेट्स भी हैं, जाहिर है कि रीजनल स्टेबिलिटी होगी तो वो पाकिस्तान के फेवर में भी है। पाकिस्तान ही का तो रोल है बेसिकली सारी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के भी हौसले को इतना नहीं आजमाना चाहिए ना। हम इतने दिनों से शट डाउन करके बैठे हुए सारी सही चीजें, सही। तो आई मीन दीज स्टेट्स शुड आल्सो आई मीन consider that how much Pakistan is putting effort, और हम्म। पाकिस्तान के रोल को जो है वो पॉजिटिवली लेना चाहिए और डिप्लोमेसी को एक और चांस सही जरूर सही देना सही। चाहिए। और डॉक्टर हार्ड सायरा लाइन, अब्बासी मैं फिर ये बड़ा। कहूंगी कि जो हार्ड लाइन स्टैंस है हम्म। उससे खत्म करना चाहिए दोनों डिस्प्यूटेंट्स को। और जाहिर है पाकिस्तान में हमारे जो सिफारती हल्का है, जो हमारी लीडरशिप है, वो जाहिर है कि बहुत बहुत सारी चीजें तो ऑन द मीडिया, लेकिन जाहिर है कि बैक चैनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स निगोसिएशन। आई सही। एम श्योर आज हम देखा कि हम डिफरेंट जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने डिफरेंट हमारे ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं, और इसके हम्म। अलावा फोन टॉक्स हुई हैं। तो जाहिर है कि हमारी जो लीडरशिप है वो बहुत इंटेंसिवली हार्ड वर्क कर रही है, और इट्स नॉट इजी। सो वी शुड गिव क्रेडिट टू पाकिस्तानी लीडरशिप एंड सही एवरीबडी। आई थिंक सही। पूरी दुनिया को इस पे करना चाहिए। डॉक्टर सायरा अब्बासी, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और यकीनी तौर पर दोनों फरीकैन को इस वक्त देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो कि सालिस का किरदार निभा रहा है, भाई इस्लामाबाद बंद करके बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद के जो है वो दोनों फरीकैन की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए, कोशिशों के लिए, मिडल ईस्ट में अनरेस्ट को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं, यकीनी तौर पर उनका भी कुछ ख्याल करना चाहिए। 2 रोज़ बाद भी आपने टेबल टॉक करनी है, मुज़ाकरात की टेबल पर आना है, तो जितना जल्दी हो जाए वो दोनों स्टेट्स के लिए अच्छा है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ख़बर आई है जी पाक फ़ौज के हवाले से, और ये बताया जा रहा है कि एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल जिसका नाम है तैमूर, उसका एक कामयाब तजुर्बा किया गया है। ना सिर्फ ये मिज़ाइल, तैमूर मिज़ाइल एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, बल्कि बहुत ही एक्यूरेट, यानी जिस चीज़ पे निशाना बांधा गया था एक्यूरेट वहाँ पर जाकर उसने अपना टारगेट पूरा किया है। हदफ को बहुत आसानी से और बहुत कामयाबी से निशाना बनाया गया है, और यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ख़ास तौर पर जो मुसलसल हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते, गुज़िश्ता महीने पाक फ़ौज की जानिब से, बहरिया की जानिब से, तमाम हमारी ज़मीनी अफवाज की जानिब से ना सिर्फ वो चौकस है बल्कि अपने आप को दिखा रही हैं, मनवा रहे हैं। मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रहा है उस दौरान अपनी टेक्नोलॉजी को जिद्दत में लाना, उस पर काम करना कितना ज़रूरी है, और ये हमारे जो दुश्मन हैं उनके लिए कितना बड़ा पैगाम है। इन तमाम सवालात के जवाब आ जाने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी ब्रिगेडियर गज़नफ़र डार साहब हैं, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, चूँकि आपका ताल्लुक़ फ़ौज से है, तो ये जो एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल तैमूर है, ये कितना एडवांस है, क्या इसकी ख़ास बात है, और पाकिस्तान इस तजुर्बे के बाद मज़ीद कितना मजबूत हो गया है? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा शानदार एक इजाफा है पाकिस्तान की नेवी की कैपेबिलिटी में। सही। और ये एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज वेरिएंट पे डिपेंड करते हुए 600 से लेके 700 किलोमीटर की है। सही। तो जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जिसकी कैपेबिलिटी है कि लॉन्ग रेंज के ऊपर एयरक्राफ्ट से, जो कि नेवी के से डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं, जैसे JF-17 थंडर है, मिराज 3 और मिराज 4 हैं, उनसे लॉन्च हो सकता है। और ये नेवल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च हो सकता है, यानी कि सी लॉन्च भी है और एयर लॉन्च भी है। तो इसकी जो लॉन्ग रेंज है वो एक बहुत एडवांटेज देती है नेवी को कि वो लॉन्ग रेंज पे एनिमी के
शिप्स को एंगेज कर सकती है। सही। और इसमें एक इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं A2AD। सही। वो है एक्सेस डिनाइल और एरिया डिनाइल, एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनाइल। सही। तो ये कैपेबिलिटी जो है, ये कॉन्सेप्ट चाइनीज नेवल फोर्सेस में बहुत इस्तेमाल होता है। और यही कॉन्सेप्ट जो है ये दुनिया की बाकी भी नेवीज के अंदर है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट जो है एज सच, मतलब इसको इन लाइंस पे मुझे लगता है कि अडॉप्ट किया गया है। तो ये वाला जो तैमूर क्रूज मिसाइल है जी। ये बेसिकली एंटी एक्सेस जो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, उससे रिलेट करता है। एंटी एक्सेस ये होती है, दो किस्म की कैपेबिलिटी होती है, एक जी। होती है एंटी एक्सेस और दूसरी होती है एरिया डिनाइल। सही। एंटी एक्सेस ये होती है कि जो दुश्मन की नेवी है उसको ऐसे एरिया के अंदर ना आने दिया जाए, उसको ऐसी रेंज पे रखा जाए कि वो हमारे अगेंस्ट ऑपरेशंस जो हैं वो इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज और लॉन्च ना कर सके। सही। ये है एंटी एक्सेस, यानी कि उसको ऑपरेशनल एरिया में सक्सेस जो है वो डिनाई की जाए, वो ना दी जाए। सही। और दूसरी है एरिया डिनाइल, कि अगर एनिमी हमारे ऑपरेशनल एरिया में एंटर हो जाता है सही। तो उसके अंदर जो जंग लड़ी जाएगी वो डिफेंसिव वार होगी, और वो वार होगी एंटी डिनाइल, यानी कि एनिमी को जो हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशनल टारगेट्स हैं उनके नज़दीक ना आने दिया जाए, और उससे दूर रखने के लिए एनिमी से बाकायदा जंग की जाए। सही। तो ये जो मिसाइल है ये एंटी एक्सेस के लिए भी बहुत यूजफुल है और एरिया डिनाइल की स्ट्रेटजी के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक शानदार इजाफा है पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटी में। और मैं अगर आपको टाइम मुझे थोड़ा दे, मैं ये भी कहूँ कि सर। पाकिस्तान नेवी में और भी काफ़ी ऐसे मिसाइल हैं जो कि इक्वली पावरफुल हैं और इक्वली इफेक्टिव हैं, ब्रिगेडियर साहब। जो जिनमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी है। इस तैमूर जो मिसाइल है ये भी स्टेल्थ मिसाइल है, इसको रडार पे ट्रैक करना जो है वो डिफिकल्ट होगा। सही। और इस मिसाइल की एक खास कैपेबिलिटी ये है कि जब ये बिल्कुल टारगेट के नजदीक पहुंचता है तो ये टर्मिनल मैन्यूवरिंग करता है, जिससे एनिमी की जो एबिलिटी होती है इसको डिस्ट्रॉय करने की, वो जो है बहुत सीरियसली अफेक्ट होती है और वो नाकाम हो जाती है। सही। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा भी पाकिस्तान नेवी के पास क्रूज मिसाइल हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं और रेंज में भी तकरीबन तैमूर मिसाइल से मिलते जुलते हैं। एक बाबर है, बाबर मिसाइल के दो वर्जन है, एक बाबर 1 है, एक बाबर 2 है। सही। और बाबर 1 की रेंज जो है वो भी 700 किलोमीटर है, बाबर 2 जो है उसकी रेंज 450 किलोमीटर है। ब्रिगेडियर साहब, यकीनी तौर पर जो आप नेवी के हवाले से हमें डिटेल्स बता रहे हैं, मुसलसल उस इस्तेदाद कार को बढ़ाया जा रहा है, मुसलसल जो है अपने वेपन्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस वक्त जब मिडल ईस्ट में अनरेस्ट की सिचुएशन है और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, मुज़ाकरात अभी तक जो है वो नहीं हो पा रहे और दोनों साइडों से शोला बयानियाँ भी जा रही हैं, ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान सालिस के तौर पर मैदान में मौजूद है तो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं मुसलसल उनके पेट में दर्द है, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर क्यों पाकिस्तान इतनी बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हो पा रहा है। तो सर, इस सिचुएशन में इस तरह के हम जो तजुर्बात कर रहे हैं, कामयाब तजुर्बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा मैसेज है और कितना ज़रूरी है ये वाले स्टेप्स? जी बिल्कुल, अपनी कैपेबिलिटी का, अपनी मिलिट्री और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का इजहार जो है एक ऐसे टाइम पे जबकि हमें दुश्मन की तरफ से थ्रेट हो या हम महसूस करें कि हमने दुश्मन को डिस्करेज करना है। सही। उस स्टेज के ऊपर, उस टाइम फ्रेम में इस तरह के जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इस किस्म के तजर्बात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और एक बड़ा अच्छा
साइकोलॉजिकल मैसेज जो है वो एनिमी को जाता है कि वी आर प्रिपेयर्ड, और अगर आप आएंगे, आप हमारे खिलाफ कोई भी एग्रेशन करेंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जितने भी हमारा मिसाइल सिस्टम है, खा वो क्रूज मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, या डेडिकेटेड एयर पावर है जो नेवी के साथ है, और उनके फिर जो वेपन सिस्टम्स हैं, जी। इन सब का मकसद बुनियादी तौर पे ये होता है कि एनिमी को डिटर करना। यानी कि ये एक कन्वेंशनल डिटरेंस का पार्ट है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में, सही। कि एक मैसेज दिया जाता है एनिमी को कि अगर आप हमारे अगेंस्ट एग्रेशन करेंगे तो उसकी जो कास्ट हम आप पे इम्पोज करेंगे वो इतनी हैवी होगी कि वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सही सही। वो ये एक अपने डिटरेंस का इजहार करना और उस डिटरेंस का मैसेज जो है वो एनिमी को देना, वो इस किस्म के तजर्बात से मतलब भी दिया जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेज। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर ये बड़ा टाइमली है, क्योंकि इंडिया के अंदर हमें वहाँ से इतलात मिल रही है कि वो कोई मिसचीफ करना चाहते हैं, कोई दोबारा से ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं या प्लान करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान के अगेंस्ट वो एग्रेशन कर सकें। तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि उसको डिस्करेज करने के लिए ऐसे तजर्बात जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और इसने पाकिस्तान की कौम को ऐसे जो तजर्बात हैं वो नया हौसला देते हैं, और अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो कौम का कॉन्फिडेंस है उसको एनहेंस करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ब्रिगेडियर साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो तैमूर मिसाइल है और हमारी नेवी के पास जो मिसाइल हैं, ये क्या लोकली असेंबल्ड है? क्या हम खुद बनाने की ताकत रखते हैं? हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी मौजूद है हमारे पास अपने, या फिर हम दूसरे ममालिक से मदद लेकर इस तरह के तजुर्बात अंजाम देते हैं? कैपेसिटी क्या है सर हमारी? देखिए, ये जो तैमूर मिसाइल है या बाबर मिसाइल हमने बनाया है, ये जितने भी मिसाइल्स हमने बनाए हैं ये बेसिकली हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। सही। और ये मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए बड़ा इत्मीनान की ये बात होनी चाहिए। ये हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। एयर वेपन कॉम्प्लेक्स है, AWC जिसको कहते हैं, पाकिस्तान के और इदारे हैं, एगिड्स है जो कि इस्लामाबाद में है। तो ये इनका ये तैमूर जो है, इन दोनों का मुश्तरका ये प्रोजेक्ट था। सर ये हमारी लोकल प्रोडक्शन है? सॉरी, ये हमारी लोकल प्रोडक्शन है? जी बिल्कुल, ये हमारी लोकल प्रोडक्शन, इंडिजिनस प्रोडक्शन है हमारी। सही सही। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब मैं इंडिया से कंपेयर करता हूँ तो जो पाकिस्तान की मिसाइल कैपेबिलिटी है, इस लिहाज से कि प्राइमरीली हमारी जितनी भी मिसाइल कैपेबिलिटी है ये हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है। सही सही। प्राइमरीली मोस्ट ऑफ इट, यानी तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक सेटिस्फाइंग बात है अफवाज पाकिस्तान के लिए भी और पूरी कौम के लिए भी, कि हमारे पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके हसूल के लिए हमें जंग के दौरान किसी दूसरी कौम को या मुल्क से बाहर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि हम पाकिस्तान के अंदर ही प्रोडक्शन लाइंस जो हमने बनाई हैं वहीं से हमें ये सारे वेपन्स जो हैं और ये मिसाइल दोबारा से सप्लाई होंगे जब हम इनको एक मरतबा यूज़ करेंगे। तो ये हमारी जो उस लिहाज से इन मिसाइल सिस्टम्स की सप्लाई चेन है वो रोबस्ट है और एश्योर्ड है। तो ये भी बड़े कॉन्फिडेंस की हमारे लिए बात है। ठीक है सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट है, हम ईरान की बात कर रहे हैं। अमेरिका जंगबंदी माहदा ख़त्म होने के बाद दोबारा जंगबंदी का ऐलान कर चुका है। ईरान कह रहा है कि हम जंगबंदी को नहीं मानते, ईरान मुज़ाकरात के लिए नहीं आना चाहता, प्रेसिडेंट ट्रंप मुज़ाकरात के लिए आना। सर ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है? कॉम्प्लेक्स हो रही है या फिर पसे पर्दा कुछ और है और सामने कुछ और दिख रहा है? देखिए, इस सिचुएशन को हमें इस तरह से समझना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ये दोनों जंग पे गए, लेकिन दोनों जो है वो ऐसी कोई फैसला कुन जंग नहीं लड़ सके। सही। यानी कि दोनों जो है उनको इस जंग में कोई भी अभी तक विक्टोरियस नहीं है। सही।
जब एक ऐसी जंग होती है जिसमें किसी साइड को शिकस्त ना हुई हो, तो अगर वहां पे सीज फायर आमतौर पे नहीं होता, लेकिन चूंकि ये हो गया है सीज फायर, तो जब उसमें सीज फायर होता है तो दोनों जो है पार्टीज वो मुज़ाकरात करती हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। सही। जब जंग में किसी एक पार्टी को आमतौर पे शिकस्त हो जाती है तो एक पार्टी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करती है, दूसरी पोजीशन ऑफ वीकनेस से करती है, तो टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करना आसान होता है। सही। इस सूरत में चूंकि दोनों जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, इसलिए दोनों एक दूसरे को कोई मेजर कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। लेकिन दोनों का प्रॉब्लम ये है कि दोनों जो चीज बैटलफील्ड में हासिल नहीं कर सके एक दूसरे को शिकस्त देके, सही। वो कंसेशन जो है ये मुज़ाकरात की टेबल पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। सही सही कि सही। जो चीज आप जंग में नहीं ले सकते, जंग करके नहीं ले सकते, वो मुज़ाकरात की टेबल पे ले लें, ऐसा नहीं होना है। अगर कोई समझता है कि इस तरह से हो जाएगा तो वो खामख्याल है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लगता है कि मुज़ाकरात अटके हुए हैं, ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है, कौन से एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो अभी काफी डिस्कशन हो रही है, एक तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है जी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खोलना है ये है, फिर जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं मिडल ईस्ट में उनको कंट्रोल करना, ये इस तरह के कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिनको मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये गोल्डियन नॉट्स हैं। सही। ये आजम चौधरी साहब के प्रोग्राम में मैंने इनको कहा था ये गोल्डियन नॉट्स है। गोल्डियन नॉट वो होती है जिसको खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सही। तो गोल्डियन नॉट को सिकंदर आजम ने खोला था, लेकिन उसने हाथों से नहीं खोला था, उसने तलवार मारी थी और उसको काट दिया था। सही। तो ये जो चीजें होती हैं, जब आपने किसी कौम से कंसेशन लेना होती है तो वो जंग लड़के ली जाती है, जंग जीत के ली जाती है। सही। वो मुज़ाकरात की टेबल पे कोई नहीं देता है। सही सही तो सही। उसमें मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो ऐसी कंसेशंस अभी ईरान से लेना चाहता है जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने 2015 में जो एक मुआहदा किया था ईरान के साथ, जिसको जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं जी, वो उससे ज्यादा कंसेशन लेना चाहते हैं। सही। ये लोगों को बहुत ज्यादा शायद आइडिया नहीं है। बार बार मैं देखता हूं कि स्कॉलर्स और जो एनालिस्ट आते हैं वो इसी की जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि उसकी तरफ जाया जाए। देखिए, हमें समझना चाहिए कि जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप साहब ने, जब वो प्रेसिडेंट पहले बने हैं जी, इन्होंने उसको क्यों नल एंड वाइड कर दिया, रिजेक्ट क्यों कर दिया, उससे क्यों निकल गए, विड्रॉ क्यों कर गए उससे? उसकी वजह यह है कि ये जो प्लान था, ओबामा साहब ने इसको किया तो था ईरान के साथ, लेकिन ये जो यूएस की सेनेट है उसमें ये 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास किया जाना था, लेकिन यूएस सेनेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। टाइम की सर थोड़ी सी सर टाइम की किल्लत होती है, आपको मालूम है। आप मोस्टली हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। माजरत भी आपसे चाहूँगी और साथ ही साथ आपसे इजाज़त भी चाहूँगी, शुक्रिया आपका अदा करूँगी कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे और बड़ा डिटेल डिस्कशन ना सिर्फ आज के हवाले से आप बात कर रहे थे, बल्कि माजी में जो कुछ हो चुका और ख़ास तौर पर हमने बात की है जी पाक बहरिया के हवाले से कि हम कितना मजबूत है और इस तरह के तजुर्बात करके हम अपने दुश्मन को मैसेज दे रहे हैं कि हमें ऐसा ना समझा जाए कि हम सालिस के किरदार में लगे हुए हैं तो हम उधर ही लगे हुए हैं, हम अपने आप को ताकतवर भी बना रहे हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खबर मेरे पास बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि IMF की अहम तरीन शराइत सामने आई हैं। मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है, जंगी सूरत हाल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसके असरात से बच जाएं। IMF से हमने फिर किस्त लेनी है, IMF के आगे फिर हम हाथ फैलाए खड़े हैं और IMF जब पैसे देगा तो यकीनी तौर पर अपनी कुछ शराइत मनवा कर फिर ही हमारे कशकोल में कुछ डालेगा। IMF की अहम तरीन शर्त पूरी करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ये किया जा रहा है कि मुल्क की जितनी भी बेनामी कंपनीज़ हैं
उनको नाम पर मुंतकिल करना है। जितनी भी बेनामी कंपनीज चल रही हैं, यकीनी तौर पर ये एक अच्छा इकदाम भी है कि बेनामी कंपनीज नहीं होनी चाहिए। तमाम कंपनीज को असल मालिकान की तफसील फराहम करने के लिए 30 अप्रैल तक की डेडलाइन फराहम कर दी गई है। एक अच्छा इकदाम है यकीनी तौर पर। ये इकदाम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क का तकाजा भी है और जो कॉरपोरेट सेक्टर है, गवर्नेंस है, उसमें शफाफियत के लिए भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम गर्दाना जा रहा है। IMF की जानिब से मज़ीद क्या हम पे शराइत आयद की गई हैं, कौन कौन से मामलात हैं, उसी पे बात करेंगे। हमारे साथ नईम सदीकी साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, उन्हीं से आगाज़ करते हैं। नईम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम साहब, IMF की अहम तरीन शराइत, सबसे पहले वो कह रहे हैं जी बेनामी कंपनीज ख़त्म करें, असल मालिकान को ढूंढे, सामने आए। 30 अप्रैल की डेडलाइन हुकूमत ने दे दी है। सर जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर के रेफरेंस से IMF ने कहा है कि ये बेसिकली जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी डिटेल वगैरह जो है वो सारी SECP के पास जो जमा कराना कंपनीज एक्ट 2017 की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। सही। इसमें एक सेक्शन जो लीगल प्रोविजन है वो ये होती है कि सेक्शन 197 होता है, जिसमें आप डायरेक्टर्स के जो पर्टिकुलर के नाम, NIC नंबर, एड्रेस, नेशनलिटी देते हैं। उसके अलावा एक सेक्शन 192 है जिसमें आप डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं कि ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम देते हैं। फिर आपकी इन्हीं की सेक्शन 130 में इनकी रिटर्न जाती है। और फिर जो अभी आप बात कर रही है वो सेक्शन 424 है, इसको कहते हैं बेनिफिशियल ओनर रिक्वायरमेंट। अब रिसेंटली ये वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है IMF की कंडीशन में कि उन्होंने कहा कि जी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर जो कंपनी के हमको बताएं, यानी कि जो बेनामी कंपनी होती है, जैसे मैंने इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि कोई डायरेक्टर है वो 10% शेयर लेके कंपनी में बैठ जाता है, और लेकिन कंपनी की जितनी प्रोसीडिंग होती है वो उनको बेसिकली चला रहे होते हैं। और वो जैसे आपने किसी मुलाजिम के नाम कर दिया, आपने किसी एम्प्लॉय के नाम कर दिया, किसी के नाम भी करके तो वो कंपनी को इस तरह चला रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब हमें आप ये बताएं कि कंपनी का जो रियल कंट्रोल है ना वो किसके पास है, यानी कि जो बंदा कंपनी चला रहा है उसका बताएं, क्योंकि ये बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बेसिकली करने के लिए उन्होंने ये किया है कि ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कोई पता नहीं चलता कि एक ही आदमी बहुत सारी कंपनीज को जो है ना वो डील कर रहा होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है उसकी हमें डिटेल दी जाए, उसकी सारी कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसका कितना शेयर है, वो कौन है। तो ये एक बेसिकली जो फॉर्म 19 है जिसके थ्रू आप ये सारी जो डिटेल्स हैं वो उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट आई है। उसमें देखें कि काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें जो लोग होते हैं वो खुद नहीं कर रहे होते, पीछे से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये एक वन ऑफ द कंडीशन है जो कही है इन्होंने कि जैसे कोई मिस्टर ए शेयर होल्डर है और मिस्टर बी जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा है कंपनी को, तो वो कहते हैं कि मिस्टर बी जो है ना उसको फॉर्म 29 में फॉर्म 19 के थ्रू जो अपनी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप है ना वो हर सूरत में डिक्लेयर कर दी है। ये बेसिक आइडिया है। लेकिन इसके अलावा जो बेसिकली IMF की जो अभी बजट के रेफरेंस से जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो उन्होंने कहा थी कि आप स्ट्रिक्ट बजट जो कंट्रोल है ना उसको आपने करना है। उसके अलावा एनर्जी रिफॉर्म करनी है, उसके बाद एंड ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स करने हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट जोन की रिस्ट्रिक्शन करनी है, उसके बाद जो SOEs जो है ना स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस की रिफॉर्म करनी है। फिर वो कहते हैं टैक्स सिस्टम जो है ना उसकी टाइटनिंग करनी है, उसकी रिफॉर्म करनी है। फिर वो कहते हैं कि फॉरेक्स लिबरलाइजेशन, यानी कि जो आपको डॉलर है इसको आप इंडिपेंडेंट करें 2027 तक डॉलर की जो फॉरेक्स लिबरलाइजेशन है फॉरेन करेंसी की वो आपने करनी है। फिर सोशल प्रोटेक्शन की बात उन्होंने की है। फिर वो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, फिर वो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, फिर वो मॉनेटरी डिसिप्लिन की बात करते हैं। ये आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है और वो कहते हैं कि आप इसको कंट्रोल करें और इन्फ्लेशन के साथ इसको क्लब करें, ताकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आप अपने मॉनेटरी पॉलिसी का रेट को जो है ना बढ़ाएं। तो ये पॉइंट्स हैं
जिसके ऊपर इस वक्त IMF जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है, और वो चाहता है कि आने वाले $1.2 बिलियन की जो हमें ट्रेज मिलनी है, उससे पहले वो चाहते हैं कि आइंदा आने वाले बजट में ये आप इनकॉर्पोरेट करें ये चीजें, कि हम ये चीजें करेंगे, नईम हम सदीकी फिस्कल साहब। डिसिप्लिन को कंट्रोल करेंगे, हम सर, ट्रेड। नईम साहब, सर IMF की जानिब से तो ये भी कहा जाता है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे। IMF तो ये भी कहता है कि डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएं। IMF तो ये भी कहता है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। हुकूमत क्या करती है सर? वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, वो लेवी में इजाफा करती है, वो आसान टारगेट ढूंढती है, वो तनख्वाहदार तबके को मार कर रख देती है। जो हुकूमत के ओहदेदारों के अपने सर पे आती है वो काम नहीं किए जाते। जहां जहां पर आवाम पिसती है वो तमाम की तमाम चीजें कह दिया जाता है जी IMF ये चाहता है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैसे मैंने आपको ये कोई 10 एक पॉइंट बताए हैं ना IMF के, जी। इसमें आपने जो बात की वो फिस्कल डिसिप्लिन की आपने बात की है। फिस्कल डिसिप्लिन ये कहता है कि आपने ये जो खर्चे बेतहाशा बढ़ाए हुए हैं ना, जो आपने वजारतें बढ़ाई हुई हैं, अखराजात बढ़ाए हुए हैं, सर हम सूबों फिर के भी अखराजात गाड़ियां बढ़ाए खरीदे हुए जा रहे हैं। हैं। जी सर हम फिर भी लग्जरी गाड़ियां खरीदे जा रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस का रोना भी रोए जा रहे हैं, गाड़ियां भी खरीदे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है ना। तो आप अपने देखो, हम बहुत अरसे से ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमतों ने इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दी। देखिए अरबों खरबों के हिसाब से कर्जे दे रहे हैं, हर रोज इनका जो है 30,000 25,000 का कर्जा होता है। तो अब वो जो IMF है वो एक हमारा मॉनिटर बन गया ना, वो हमारा एक फाइनेंशियल मॉनिटर है। वो हमें डिसिप्लिन सिखा रहा है, वो हमें कह रहा है आपने पैसे लेने हैं तो आपने पैसे वापस भी करनी है तो वापस करनी है, उसके लिए आप ये इस्लाहात करें। आप कहाँ कहाँ से आप खर्चे बचा सकते हैं वो बचाएं, उसमें ये गाड़ियां भी ना खरीदें, फिजिकल डिसिप्लिन करें, टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें। टैक्स का जो निज़ाम है, हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो टैक्स के निज़ाम का है। हमारा टैक्स में डिस्पैरिटी बहुत है, जो टैक्स का जो है ना ब्रॉडनिंग नहीं कर रहे, टैक्स का बेस बड़ा नहीं कर रहे, उन्हीं लोगों से बार बार टैक्स ले रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। तो ये अब बहुत ही हंगामी बुनियादों पर और बहुत टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम करना पड़ेगा, टैक्स नेट को नीचे करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। बाहर से देखें हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई है, लोग बाहर से आके ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हमारी 33% इन्वेस्टमेंट कम हुई है। वो इसलिए कम हुई है कि हमारा टैक्स का निजाम बहुत खराब है। 60 से 65% तक कंपनीज पे टैक्स है, वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इवन आप सैलरी सबके को देख लें कि उस पर कितना टैक्स है, फिर कंपनीज पे देखें कितना टैक्स है, जो प्रोप्राइटरशिप कंपनीज है उन पे देखें, AOPs पे देखें, लिमिटेड कंपनीज पे देखें। तो ये बहुत सारी इस्लाहात देखें करने वाली है, और हम तो बहुत अरसे से ये बातें कर रहे हैं कि भाई कहाँ से आप रेवेन्यू कम कर सकते हैं और कहाँ से इंटरनेशनल रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। जब तक ये आप काम नहीं करेंगे, बाहर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट को बेहतर नहीं करेंगे, बाहर से डॉलर को नहीं लेके आएंगे, और जो अपने लोकल फिजिकल अखराजात है उसको कम नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ भी आपके अखराजात बढ़ेंगे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हिट होगी, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको फिर वो मार्कअप बढ़ाना पड़ेगा तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए फिर बिजनेस करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो आगे बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत इस मामला में पिस रही है, उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, उनकी एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनकी लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें, और खास तौर पे अगर इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की ये वॉर की सिनेरियो में आप देखें तो पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री होगा, जो कि बेसिकली टोटल डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट पे और अपनी एक्सपोर्ट पे। और हमें एक ड्यूल डेफिसिट इस वक्त हो रहा है, यानी कि हमारी इंपोर्ट महंगी हो रही है ऑयल की सूरत में, और हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है ड्यू टू द करंट सिचुएशन। और ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है ये ग्लोबल होता है, तो पूरी दुनिया पे इसका असर होता है। तो बाहर के मुल्कों में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, एशिया में भी, मिडिल ईस्ट में भी आप देख रही हैं कि वहां भी लोगों की बाइंग पावर कम हो रही है, वहां भी लोग महंगाई को चीख रहे हैं। जंग से ज्यादा जो इस बात में शोर डाल रहे हैं कि महंगाई बहुत हो रही है, लिविंग मुश्किल हो रही है। इस वक्त आप देखेंगे जितनी जंग हो रही है इसकी बुनियाद ही मईशत पे है,
अभी भी आप देखिए अमेरिका ने नाकाबंदी की है तो उन्होंने मुआशी तौर पे ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नईम वो सिद्दीकी कहते हैं कि साहब, इसका $500 मिलियन डेली का लॉस होगा। सही। नईम साहब, पहले ही जो मिडल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, जंगी सूरत हाल है, उसकी वजह से भी मौशी सूरत हाल है, मौशी बहरान है, इकनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है। सर मुझे ये बताइए कि IMF की शराइत में ये भी शामिल है कि जो बिजली और गैस की कीमतें हैं उनको 6 माह के बाद, 3 माह के बाद उन्होंने कहा है जी रिवाइज़ करें, इनको देखें। यहाँ पर तो सर समझ ही नहीं आती, हर महीने कभी हम जो है वो कैपेसिटी पेमेंट कर रहे होते हैं, कभी हम कौन कौन से ऐसे चार्जेस हैं, ससमाही चार्जर, शशमाही जो हैं वो चार्जेस दे रहे होते हैं, कभी टीवी फीस, कभी रेडियो फीस, कभी पता नहीं कौन कौन से हम लोग टैक्सेस बिलों में पहले ही दे रहे हैं कि गवर्नमेंट हर वक्त यही सोचे बैठी होती है कि इस बार कौन से नाम से नया टैक्स लगाना है। और दूसरा सर मुझे ये बताइए कि हमारी जो अशराफिया है या फिर जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, जो जिम्मेदार इदारे हैं, क्या वो वाकई ही इस तरह के काम कर रहे हैं? उनके पास प्लान है, कोई लॉन्ग टर्म, कोई शॉर्ट टर्म उनके पास पॉलिसी है कि वाकई ही आवाम को रिलीफ मिले और कुछ सुकून हो जाए? देखिए जी, पीजी के जो बिल की आपने बात की है, ये तो इसके लिए तो अब एक स्पेशल मजमून होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतना मुश्किल सब्जेक्ट हो गया है कि उसमें इतने टैक्सेस हैं, डायरेक्ट उसके अंदर फिक्स्ड मीटर टैक्स है, उसमें बहुत अच्छा। अब उसमें देखें कि अब मैंने एक बिल देख रहा था, 120 यूनिट इस्तेमाल किए हैं उस आदमी ने, 120 यूनिट के बाद उसका जो एंड बिल आया वो 18,500 रुपए। आप मुझे ये बताएं, एक पंखा और एक वो बिल मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ, मैंने स्पेशली उसको देखा है, मैंने कहा 120 यूनिट पे 18,000 का बिल कैसे हो सकता है? हजारों बिल हैं सर ऐसे। हाँ जी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इस मुल्क में जो है वो अब आम आदमी सरवाइव कर सकता है? आप पहले ही पॉवर्टी लाइन से, आपकी 27% आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और आपके लोग नईम सिद्दीकी साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर ये जो आप बात कर रहे हैं कि 120 यूनिट किसी सारिफ ने इस्तेमाल किए हैं, 18,000 रुपये उसका बिल आ जाना, क्या ये मुनासिब तरीका है? बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, पेट्रोल पर लेवी बढ़ जाएगी, बिजली गैस हमें मिलेगी नहीं, और फिर हम बात करेंगे एक्सपोर्ट बढ़ानी है। किस तरह से बढ़ानी है? IMF तो यकीनी तौर पर ये चाहता है कि आप अपने खर्चे कम करें, और IMF से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारी अशराफिया की तरफ देखें, उन्हें कहें कि भाई अपने खर्चे कम करें और आवाम को जो है वो उनके हाल पे छोड़ दें। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।